हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंसी से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को आज मैं लेकर आया हूँ, जो कि लूसेंट बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास से के सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग ऋग्वैदिक रिवर्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स मॉडर्न नेम। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक नदी अपने आधुनिक नाम के साथ सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन ए आस्किनी चिनाब, जो कि इसका न्यू नाम चिनाब है। पारुष्णी ब्यास, सी विस्ता रावी, विपास झेलम। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आस्किनी, जो कि प्राचीन नाम ऋग्वैदिक में आस्किनी जो नदी का प्राचीन नाम था, वर्तमान समय में इसका क्या नाम है, चिनाब है। चिनाब है। बाकी सभी जितने आंसर हैं सब गलत हैं। तो लेकिन इसका भी आप जान लीजिए, पारुषणी का क्या होता है। पारुषणी का ब्यास नदी नहीं है, पारुषणी का रावी रिवर है। पारुषणी का क्या हो जाएगा, रावी। पारुषणी का रावी। और विस्ता का जो है, विस्ता का हो जाएगा विस्ता का क्या हो जाएगा, झेलम। विस्ता का झेलम रिवर। और विपास का जो होगा, विपास का ब्यास हो जाएगा, ब्यास। विपास रिवर का ब्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट वाज फर्स्ट एनाउंसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्य का सप्तांग सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, क्या है ऑप्शन डी कामनंदक का नीतिसार। कामनंदक का नीतिसार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य ने सात क्या दिया था, सप्तांग दिया था, जिसमें से सातों सप्तांग का नेम भी मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। इसका नेम है क्या, पहला है स्वामी, जिसे राजा कहते हैं, स्वामी है। उसके बाद अमात्य है, अमात्य। तीसरा है जनपद। और चौथा है दुर्ग। और पांचवा क्या है, कोष। छठा है दंड। और सतवा है मित्र। ये सभी सात सप्तांग हैं दोस्तों, जो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In the context of ancient India, the term विष्टि refers to। प्राचीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का तात्पर्य है। तो विष्टि शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों। ऑप्शन 3 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फोर्स्ड लेबर, बेगार या जबरन श्रम। अर्थात जो विष्टि प्राचीन भारत के संदर्भ में विष्टि का जो अर्थ होता था, जबरन लेबर का मतलब जबरदस्ती राजा महाराजाओं द्वारा गरीब श्रमिकों को जबरन उन्हें श्रम करवाया जाता था। सड़क निर्माण और महल निर्माण में इन्हें झोंक दिया जाता था जबरदस्ती। यही विष्टि का अर्थ है। और लैंड ग्रांट्स ऑफ ब्राह्मणों का भूमि दान ये नहीं होगा। रिलीजियस ऑफ टैक्स, धार्मिक कर था, नहीं था। ये क्या था, जबरन लेबर था। तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Which Gupta ruler assumed the title of कविराज। किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, किसमें है समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त बी इज द राइट आंसर। क्योंकि इन्हें क्यों कविराज कहा जाता था? क्योंकि ये कवि कवि प्लस राजा थे, इसीलिए इन्हें कविराज, इन्हें कवि मतलब गीत और बाकी जो प्रेम कला भी होती है उससे उन्हें बहुत ही लगाव था, जिसके कारण इन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाकी जो चंद्रगुप्त हैं बाकी जो चंद्रगुप्त हैं साम्राज्य की स्थापना की है, परंतु ये कविराज नहीं है। और स्कंदगुप्त जो हैं हुंडों को हराने के लिए प्रसिद्ध हैं, हुंडों को हराने के लिए ये प्रसिद्ध हैं, परंतु ये भी कविराज नहीं है। और श्री गुप्ता जो हैं, ये श्री गुप्ता जी हैं प्रारंभिक गुप्त शासक हैं, पहले क्या है गुप्त शासक हैं, इसके लिए ये जाने जाते हैं। और तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि टफ लेवल है, इजी में नहीं करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन कराने वाले हजार हैं। टफ क्वेश्चन आप करोगे एग्जाम में, आपका 100% फंसेगा। रेलवे, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन को देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए, समझ के जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। और कॉपी बुक लेकर नहीं बैठे हो तो स्क्रीनशॉट मारते रहिए, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The inspiration of which ruler provides information about the first evidence of Sati in 510 AD? किस शासक के शिलालेख से 510 ईस्वी में सती प्रथा के पहले साक्ष्य की जानकारी मिलती है? तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त एरड़ शिलालेख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following sites has yielded evidence of a dockyard in the Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोथल से जो है डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉकयार्ड का जो हमारा साक्ष्य मिले वो लोथल से मिले हैं। बाकी जो है ये सभी ऑप्शन गलत हैं। यहाँ से चन्हुदड़ों से मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और बनावली जो है, बनावली है वो हरियाणा में कृषि आधारित क्षेत्र पर आधारित है। और रोपड़ जो है पंजाब की साइट है, पंजाब की कृषि भूमि मतलब जो क्षेत्र हैं वो बेल्टे हैं रोपड़। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका लोथल जो है डॉकयार्ड था। और ये विश्व का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड बंदरगाह मिला है, जो समुद्री व्यापार को दर्शाता है। समुद्री यहाँ से व्यापार होते थे। विश्व का सबसे पुराना ये डॉकयार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप याद रखेंगे कि ये विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड कौन सा है? तो लोथल में जो डॉकयार्ड हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Who was the only female ruler mentioned in the early history of Kashmir? राजा तरंगिणी। कश्मीर के राज तरंगिणी के प्रारंभिक इतिहास में वर्णित एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या ए दिद्दा है, बी सुगंधा है, सी कोटा रानी है, या डी अमृता प्रभा है? कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल दोस्तों महिलाओं से एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है शासिका, महिला शासिका से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिद्दा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ही प्रारंभिक इतिहास वर्णित एकमात्र महिला शासिका मतलब थी, प्रमुख जो शासिका थी एकदम, ये दिद्दा ही थी। बाकी जो है सुगंधा ये प्रभावशाली रानी थी, परंतु शासिका प्रभावी शासिका नहीं थी। कोटा रानी ये भी रानी थी, परंतु ये सभी प्रभावी शासिका नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Under whose chairmanship was the third Buddhist council held at पाटलिपुत्रा? जो काउंसिल पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं दोस्तों, काउंसिल से रिलेटेड हमेशा हर साल आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, सभी विभाग में आपको ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक है, इन सबसे क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। मोगालीपुत्र तिस्सा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा क्यों होता? सम्राट अशोक के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जिसकी अध्यक्षता मोगाली तिस्सा ने किए थे। अब बाकी जो महाकश्यप जो हैं, महाकश्यप प्रथम संगीति थे, प्रथम प्रथम संगीति थे। और वसुमित्रा जो थे चतुर्थ थे। और जो सबकामी हैं वो द्वितीय। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन द्वितीय था, कौन तृतीय काउंसिल था। ये सभी आपके एग्जाम में कभी इस बार तृतीय पूछा है तो अगली बार द्वितीय पूछ सकता है, प्रथम काउंसिल पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। प्रथम कौन है? महाकश्यप जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। The philosophy of Syadvada is associated with which religions? स्याद्वादा का दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तो स्याद्वादा का संदर्भ किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है, या शैव धर्म से संबंधित है, या वैष्णव धर्म से संबंधित है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैन धर्म से संबंधित है। जो स्याद्वादा का दर्शन है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके व्याख्या को हम विस्तार से समझ लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है स्याद्वाद। स्याद का अर्थ किसी दृष्टिकोण से है। यह सिद्धांत कहता है कि सत्य पूर्णतया एकांगी नहीं होता, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। अर्थात अगर आप मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अगर आप का किसी से झगड़ा हो जाता है या फिर किसी से कोई ग्लिच आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, तो समाज एक की गलती नहीं, दोनों का समाज कहता है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों ने गलती किया होगा, इसका भी गलती थोड़ा रहा होगा, इसने भी कुछ बोल दिया होगा। तो यही होता है कि एक किसी शब्द के, किसी वाक्यांश के एक ही पहलू नहीं होते, उसके अनेक पहलू होते हैं। यही जैन धर्म में जो क्या है, स्यादवाद है, यही बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The Vikramshila University was founded by which Pala king? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो हमारा आंसर चेक करते हैं, कौन सा आंसर राइट बैठ रहा है इसके लिए। क्या गोपाला हैं, या धर्मपाल हैं, या देवपाल हैं, या ऑप्शन डी महीपाल हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। धर्म बी इज द राइट आंसर। धर्मपाल जो हैं इन्होंने ही कौन सी यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। धर्मपाल वंश का एक ये जो शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में स्थित था और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और इसे नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष भी माना जाता था। यहाँ तंत्र, दर्शन, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे और विदेशी छात्र भी यहाँ आया करते थे। इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी सभी आंसर जो हैं ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। Which Puran is considered the oldest and contains the most authentic genealogical lists of the Andhra Satyavahana dynasty? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायु पुराण। वायु पुराण इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायु पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। At which Indus Valley site was a unqueue water harnessing system and a giant water reservoir discovered? तो सिंधु घाटी के किस स्थल पर एक अनूठी जल संचयन प्रणाली और एक विशाल जलाशय की खोज की गई थी? तो हमारा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धौलावीरा इज द राइट आंसर। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो जल संचयन की अद्वितीय प्रणाली और विशाल जलाशय रिजर्व मिला है। यहाँ बांध, जल निकासी और स्तंभ टैंक बनाए गए थे, जो कि ये बहुत ही प्राचीनतम और जलाशय संचय के डिजाइन को दर्शाता है।
जैसे इस प्रकार यह हमें प्रतीत होता है कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे निर्मित किया गया था, जिससे जलाशय एकत्रित हो और बची हुई जलाशय उपयोग के रूप में खेत में और बाकी निकासी जगहों पर चली जाए। बाकी जो राखी गढ़ी और सुरकोट दा बनावली ये सभी हैं, ये सभी रॉन्ग आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. In the Rigvedic period, the terms गविष्टि literally translate to ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सभी बताएंगे, सभी दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ क्या होता था? सर्च ऑफ काउज, सर्च ऑफ काउज, गायों की खोज और युद्ध। युद्ध क्यों दिया गया है दोस्तों? कि ऋग्वैदिक में गायों को सोना कहा गया है। सोना मतलब ये अमृत है, समझो। तो गायों की खोजों के लिए, गाय को प्राप्त करने के लिए, चुराने के लिए बहुत सारी युद्धें लड़ी जाती थी। इसी कारण से गायों की खोज ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रमुख उत्तर हो जाएगा सर्च ऑफ काउस। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हमेशा से टॉप क्वेश्चन, हार्ड लेवल के क्वेश्चन लाता रहूंगा, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तरीके से कंप्लीट होगी। विश्वास कीजिए अपने भाई पर, आपका एग्जाम करीब आते आते आपको इतने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में बैठते ही आपको क्वेश्चन दिखेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ के गया हूँ, ये मैं पढ़ के गया हूँ, अभिषेक ज्ञान सर से पढ़ के गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following was the first to issue gold coins in India and on a regular basis? निम्नलिखित में से कौन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला व्यक्ति था? तो क्या पूछा दोस्तों? पहला व्यक्ति नियमित रूप से भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन सा शासक था? तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है? कुजूल कडफिसेस, या विम कडफिसेस, या सी कनिष्क, या डी मेनेंडर? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनिष्क तो नहीं होगा। कनिष्क ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, परंतु यह पहला नहीं था, यह पहला शासक नहीं था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीम कडफिसेस, बी इज द राइट आंसर। वीम कडफिसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यही जो ये शासक था, ये इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। विम कडफिसेस जो था वो कुषाण वंश का शासक था। सबसे पहले नियमित आधार पर सोने के सिक्के जारी करने वाला यह शासक था। उसके सिक्कों पर क्या अंकित थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पूछ लेगा विम कडफिसेस के सिक्कों पर क्या अंकित किए गए थे, तो आप बच जाओगे। इसलिए जान लो कि उसके सिक्के पर क्या अंकित था। भगवान शिव और नंदी त्रिशूल बैल के साथ दिखाया गया था। इसके सिक्के में क्या था? भगवान शिव और उनकी नंदी और हाथ में लिए त्रिशूल भोलेनाथ जी, वो क्या थे? सिक्के पर विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Which Mauryan pillar inspirations mentions the explanations of the village Lumbini from Bali religious texts? मौर्य काल के किस स्तंभ शिलालेख में लुम्बिनी ग्राम को बलि धार्मिक कर से छूट देने का उल्लेख है? तो कौन से स्तंभ में इसका उल्लेख है दोस्तों? 15 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो रुमीन देई स्तंभ, रुमीन देई स्तंभ इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। The concept of अनुव्रता was advocated by अरुव्रत की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 16 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो जैन धर्म के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैन धर्म। अरुव्रत जैन धर्म में गृहस्थों व श्रमकों के लिए 12 छोटे व्रत होते थे। ये महावीर द्वारा दिए गए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के आंशिक पालन के रूप में माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन एशियंट इंडियन द विष्टि रिफर टू, प्राचीन भारत में विष्टि का तात्पर्य क्या था? प्राचीन भारत में विष्टि का अर्थ क्या था? फोर्स लेबर। ये क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया था, बेगार जबरन श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Which Gupta ruler was depreciated on his coins playing the Vinna?
किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? तो वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त जो था, यह समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, या फिर पूछा है, 2-3 बार पूछा है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त जो था, इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमने पढ़ा है, इसे कविराज के नाम से भी क्यों जाना जाता है कविराज के नाम से? क्योंकि ये कला और संगीत में बहुत प्रेम रखता था, इसी कारण से इन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था समुद्रगुप्त, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये परेशानी है, ये दिक्कत है। हम आपको ज़रूर उस कमेंट में आपको सभी दिक्कतों को देखते हुए आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ एग्जाम से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई ग्लिच आ रही हो, आपकी कोई दिक्कत पड़ रही हो, किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। Next question. The Aeol inspirations composed by Ravi Kriti describes the victory of पुलकेशिनी second over. रवि कृति द्वारा रचित एहोल शिलालेख में पुलकेशिनी द्वितीय की किसके ऊपर विजय का वर्णन है? तो हमारा 19 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन, या बी है हर्षवर्धन, या सी है नरसिंह वर्मन, या डी धर्मपाल? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, बी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। रवि कृति रचित एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिनी द्वितीय चालुक्य ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। हालांकि यह निर्णायक युद्ध नहीं था, लेकिन इससे दक्षिण पर हर्ष का विस्तार रुक गया था। हर्षवर्धन बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे और दानी राजा थे। इनके बारे में आपने कक्षा 12th में भी पढ़ा होगा कि यह हर 5 साल या 1 साल पे एक ऐसा यज्ञ करते थे, जिस यज्ञ में ये अपना संपूर्ण को जितना भी धन रहता था वो पूरा का पूरा दान कर देते थे। हर साल पूरा का पूरा कोष वो दान कर देते थे, जितना भी अर्जित किए रहते थे अपनी संपूर्ण प्रजा में दान कर देते थे। वहां पे एक बैसाखी का मेला लगता था, वहीं पर दान कर दिया करते थे। Next question, question number 20. Which text is known as the Bible of Tamil land? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तमिल भूमि की बाइबल किसे कहते हैं? तमिल भूमि की बाइबल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तिरुकुल्लर। तिरुकुल्लर को हम जो क्या कहते हैं? तिरुकुल्लर को तमिल भूमि का बाइबल हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, 7 limbs of state was introduced by राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग किसके द्वारा पेश किया गया था? ये तो हमने बताया दिया है, कौटिल्य जी ने, अर्थशास्त्र के कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आजीविका सेक्ट? आजीविका संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23. The first evidence of sati is found in the इरण इंस्पिरेशन ऑफ। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किसके इरण शिलालेख में मिलता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भानुगुप्त। भानुगुप्त एरर शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के 1510 ईस्वी में भानुगुप्त के समय की घटना थी का उल्लेख है। उसके पिता की मृत्यु पर गोपराज, जो सती प्रथा का मतलब गोपराज की पत्नी ने उसी समय क्या कर दिया था? सती हो गई थी। यह सती का प्राचीनतम पुष्ट और प्रमाण माना जाने वाला यह प्रमुख साक्ष्य था। बाकी जो था समुद्रगुप्त, बंधुगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सभी गलत आंसर हो जाएंगे। इन सभी के समय में सती प्रथा के शिलालेख के साक्ष्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. Which Chinese traveler is known as the Prince of Pilgrims? किस चीनी यात्री को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेन सांग। ह्वेन सांग बी इज द राइट आंसर, ह्वेन सांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ह्वेन सांग को क्यों कहा जाता था, ह्वेनसांग को चीनी यात्री का तीर्थयात्री का राजकुमार क्यों कहा जाता था? क्योंकि ह्वेनसांग ने 17 वर्षों तक भारत की यात्रा की और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। और भी उनकी यात्रा की विशालता और भक्ति के कारण उन्हें तीर्थयात्रियों का भी राजकुमार कहे जाने लगा। यही कारण था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निविधर्मन इन द गुप्ता पीरियड रिफर टू। गुप्त काल में निवि धर्म का तात्पर्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 25। गुप्त काल में निवि धर्म का तात्पर्य क्या था? अक्षय बंदोबस्त भूमिदान। अक्षय बंदोबस्त भूमिदान क्या था? पर पेट्रोल लैंड ग्रांट। बी इज द राइट आंसर। 25 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Who was the only woman ruler mentioned in the early history of Kashmir? तो दिद्दा इज द राइट आंसर। 26 का 2-3 क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हो गया है इसमें, तो दिद्दा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द फिलोसफी ऑफ सुंदरवादा वैदिस्म वॉज प्रोफाउंडेड बाई। शून्यवाद के दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो शून्यवाद के दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 27 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो नागार्जुन जी के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस सातवाहन राजा को क्वेश्चन नंबर 28। किस सातवाहन राजा को त्रिसमुद्र पितोयवाहन की उपाधि दी गई है? तो विच सतवाहन किंग्स इस टाइटल त्रिसमुद्र पितोयवाहन की उपाधि किसको दी गई है? तो हमारा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द टर्म श्रेणी इन एशियंट इंडिया रिफर टू। प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का तात्पर्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 29 का व्यापारियों गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स आर्टिसंस। व्यापारियों शिल्पकारों का संघ। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 29 का। प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का तात्पर्य किससे था? व्यापारियों और शिल्पकारों से था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Which university was founded by the Pala ruler धर्मपाला? पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हमारा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। विक्रमशिला बी इज द राइट आंसर। घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, कभी क्वेश्चन को इधर से दे देगा या फिर आंसर ही दे देगा और क्वेश्चन बना देगा आंसर में, ऐसे करके दे देता। तो आपको बचना नहीं है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझना है। और इस प्रकार का मैं पीडीएफ आपको येलो फ्रंट में दे दिया हूं, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे और पढ़ने में भी समझ में आए अच्छे से। और आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं सभी क्वेश्चन को। अगर आपको दिक्कत कोई आ रही है तो सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द मिलिंदा पान्हो इज अ डायलॉग बिटवीन किंग मेनांदर एंड मिलिंद। पन्हो राजा मिनेंदर और किसके बीच का संवाद है? क्वेश्चन नंबर 31 का इज द राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। नागसेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। Who was the author of विक्रमांक देवचरित? Who is the author of विक्रमांक देवचरित? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? बिल्हड़। बिल्हड़ कहाँ है? ऑप्शन किस में दिख रहा है? बिल्हड़, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? बिल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि थे। यह ग्रंथ चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठवीं की जवानी है, मतलब जीवनी है। सॉरी दोस्तों, जवानी नहीं जीवनी है। कहाँ कहाँ से मिस्टेक हो जाते हैं हल्के हल्के वर्डों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। द उत्तरा मेरूर इंस्पिरेशंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। उत्तर मेरू शिलालेख
किसके स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो 33 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चोल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यह शिलालेख परांतक प्रथम चोल के समय में ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली थी, जिसमें चुनाव और सदस्यों की योग्यता का वर्णन भी हुआ करता था। उत्तर मेरू चोलों की राजधानी के पास स्थित थी। जो उत्तर मेरू जी थी वो चोलों की राजधानी के क्या थी? एकदम करीब में स्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट वाज व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ द रिवर चिनाब? हमने सबसे पहला क्वेश्चन में ही देखा था, हमने पारुषणी, विस्ता और क्या था, विपास का जो सब लोगों का हमने देख लिया था। विपास तो आस्किनी क्या है? चिनाब का जो आस्किनी नदी है वो प्राचीनतम नाम है। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर आस्किनी। और जो पारुषणी और विस्ता ये था हमने सबसे पहले क्वेश्चन में अपने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। Which Greek ambassador visited the court of चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा ग्रीक राजदूत आया था? तो कौन सा ग्रीक राजदूत आया था दोस्तों? तो 35 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज से रिलेटेड दोस्तों आपके प्राचीन इतिहास से रिलेटेड मेगास्थनीज जो आया था वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज कब आया था, मेगास्थनीज के बारे में, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। सुंदरसन लेक was repaired during the region of which शासक रूल, शाका लिख दिया दोस्तों, सॉरी ये शासक होगा। तो सुंदरसन झील की मरम्मत किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? देखिए जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, ये सभी धर्मों का फर्स्ट तीर्थंकर, सेकंड तीर्थंकर, थर्ड तीर्थंकर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। तो मैं सभी तीर्थंकरों से भी रिलेटेड जितने भी प्रमुख तीर्थस्थल हैं, तीर्थंकर लोग हैं, सभी से रिलेटेड भी वीडियो एक कवर कर दूंगा, जिसमें मात्र एक वीडियो में सभी आपका कवर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड आपका सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर अभी बताया ना मैंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? 37 का जो राइट हमारा हो जाएगा ऋषभ देव। बी इज द राइट आंसर। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जो बाकी जो है पार्श्वनाथ हैं, जो कहाँ है पार्श्वनाथ हैं, वो 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर जो थे, महावीर वो 24वें तीर्थंकर, बहुत इंपॉर्टेंट थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर। और जो लास्ट है अरिष्टनेमी जो है वे 22वें तीर्थंकर हैं। जो इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट है महावीर और पार्श्वनाथ, ये दोनों 23 और 24वें तीर्थंकर आपको याद कर लेने दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। The Kailasa temple at Ellora was built by which Rashtrakuta king? एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया था? तो 38 का जो एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। Which Veda is also known as the Veda of melodies? किस वेद को धुनों का वेद भी कहा जाता है? मतलब संगीत, किस वेद को संगीत के नाम से भी जाना जाता है? जो साम वेद में जो है वो संगीत से रिलेटेड सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। संगीतमय दुनिया है, साम वेद को संगीतमय दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। चलिए हम हेल्थ क्वेश्चन के पास पहुंच गए। आपने 10 क्वेश्चन मात्र बचा है, आप बने रहिए, जल्दी से मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ 10 क्वेश्चन। चलिए द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड एट द कॉन्फ्यूजन ऑफ विच टू रिवर्स? लास्ट में आप भाग जाते हो, देखते नहीं हो, लेकिन लास्ट में जो होते हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर एग्जाम में आपका होता है, शुरुआत के क्वेश्चन आप कर लेते हो, लास्ट में भागने लगते हो, जो कि लास्ट में बहुत ही ईजी रहते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हो। परंतु मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, पीछे जो छुपे रहते हैं, आपको बिना पढ़े ही चले जाओगे तो कहोगे सर ने बताया नहीं। चलिए चलते हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर हुई थी? तो जो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर हुई थी? गंगा और सोन नदी के। गंगा और सोन नदी कहाँ है? गंगा और सोन नदी भी इज द राइट आंसर।